नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष कला के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित आदिकाल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हमें ये जानना भी आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा की दिशा में कौन कौन से प्रयास और किस किस के द्वारा प्रयास किए गए। तो पहले हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इसमें पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के द्वारा किया गया। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ 1839 में लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अनेक त्रुटियों और न्यूनताओं के बावजूद इस ग्रंथ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा 1883 में। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। इसके बाद 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में इतिहास साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं इस साहित्य की, इतिहास की? इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरा,
उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त आधार रूप में 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके मूल आधारों के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उनकी तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है, जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। यह ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण उतना यश प्राप्त नहीं कर सका जितना वस्तुतः इसे मिलना चाहिए था। चौथा प्रयास मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है तथा इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इतिहास रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ से परिचयात्मक विवरण को आधार रूप में ग्रहण किया है। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया था, साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को एक ऐसे निश्चित रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि जिसमें पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। अपनी अति सरलता और स्पष्टता के कारण यह इतिहास आज भी बहुप्रचलित और बहुमान्य है। शुक्ल जी ने पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित करके एक अत्यंत सरल और सीधा मार्ग तैयार कर दिया है। आचार्य शुक्ल के द्वारा रचित यह ग्रंथ अपने विषय का पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन और विश्लेषण तथा प्रामाणिक निष्कर्षों का समावेश मिलता है। 1929 में लिखे इस ग्रंथ में आचार्य शुक्ल ने इतिहास की आधारभूत सामग्री के साथ साथ अनुमान और कल्पना का सहारा भी लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रामाणिक सिद्ध हो गए हैं। लेकिन इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्य रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी
ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी और द्विवेदी जी ने परंपरा को महत्व देते हुए उसको प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया जो युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। यह ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक शताब्दी के बाद लिखा गया था। शुक्ल जी के द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों को बाह्य रूप और भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्ण रूप से झकझोर देने के बाद भी उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। यही कारण है कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति और काव्य धारा की नियोजना बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के इतिहास के अनुरूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में लिखा गया था, इसमें उन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही लिया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया गया है। युगों और धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भली भांति स्पष्ट हो चुका था, तथापि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दोनों को भिन्न भिन्न माना है। फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन और नाथपंथी कवियों की वाणी को हिंदी साहित्य में स्थान देने का लोभ वे भी संवरण नहीं कर पाए। शैली की सरसता और प्रभावपूर्णता के कारण उनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। भक्ति काल तक सीमित होने के कारण इसका शेष भाग अभी तक अलिखित है। इसके पश्चात नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा गया, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में आचार्य शुक्ल के इतिहास को ही किंचित संशोधन करके अपनाया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ भी उल्लेखनीय है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनेक दोषों के बावजूद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार गारसा दत्त तासी से लेकर अब तक की परंपरा के संक्षिप्त सर्वेक्षण में यह भली भांति स्पष्ट हो गया है कि लगभग
एक शताब्दी की ही अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।